हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका NCERT 8th क्लास की हिंदी पुस्तक भारत की एक खोज में, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है तलाश। ये पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी प्राप्त होने से पहले ही लिखी है, और उसमें उन्होंने जो भारत के प्रति उन्होंने जाना, जो ये अध्याय बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं इसका मेन एक्सप्लेनेशन करूँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला पार्ट है इसका कि भारत के अतीत की झांकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले ही भारत में जब घूमते थे, जब इधर उधर जाते थे, एक दूसरी जगहों को देखते थे, तो भारतीय संस्कृति के बारे में जो उन्हें बोध हुआ, जो उन्होंने जाना, उसका सारा समावेश इस लेसन में है। तो सबसे पहले आता है कि अतीत की झांकी। तो अतीत की झांकी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भारत पहले कैसा था और अब कैसा है। अब भारत में सिर्फ जनता ही थी, मतलब कि आबादी बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। जो भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो बिल्कुल ही अब भारत वैसा नहीं था। सारी भारत की शान और शौकत ख़त्म हो चुकी थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे जिससे भारतीय सभ्यता जो थी बहुत पतन पर चली गई। और उसका कारण देखा उन्होंने, विदेशी आक्रमण हुए, जिसकी वजह से लोगों की दशा और दयनीय हो गई, क्योंकि आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा, भारत से जो कीमती वस्तु थी वो अपने साथ ले गए। फिर लेखक जहाँ जहाँ घूमते गए, जहाँ जहाँ उन्होंने चीज़ें देखी, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि भारत की सभ्यता तब से विकसित है जब से सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो शहर हुआ करता था। वो इतना ही सभ्य शहर था कि उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल आज के हिसाब से थी। नदी नाले और जो नालियाँ होती थीं वो बिल्कुल पक्की थीं, घर पक्के थे। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियाँ मिक्स हुई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबीले आए और उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ाया, लेकिन भारतीय संस्कृति और निखरती गई। भारतीय संस्कृति बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। भारतीय संस्कृति का प्रभाव आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे देशों से बहुत सारे यात्री आए, ज्ञानदर्शी आए, जिन्होंने भारत को घूमा, भारतीय संस्कृति को पहचाना, उसके बारे में पढ़ा और जाकर फिर अपने देशों में उसका उल्लेख किया। लेखक कहते हैं कि मैं पूरे भारत में घूमा, मैंने पहाड़ों को भी देखा, नदियों को भी देखा, और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ की हर एक नदी अपने भारतीय संस्कृति में अलग पहचान रखती है। इंडस नदी के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा भारत का, और सिंधु नदी के नाम पर हिंदुस्तान का नाम पड़ा। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, कावेरी, जितनी भी हैं, सभी अपने अपने इलाकों में, अपने अपने लोगों के जीवन में, उनके अतीत में दंत कथाएँ जरूर रखती हैं। हर नदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोगों की आस्था ही है जो हमारी पुरानी सभ्यता, रीति रिवाज, मेलों, संस्कृति को आज भी हमारे बीच में जीवित रखा है। आप जहाँ भी जाएंगे हमारे भारतीय अतीत को वहाँ पाएंगे, उससे जुड़ी श्रद्धा आपको वहाँ दिखाई देगी। चाहे फिर वो आप नदियों के रूप में देखें, आप स्तंभों के रूप में देखें, या आप अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं देखें, या चाहे वो सच्चाई का बोध करवाते हुए सारनाथ में बुद्ध हों। भारत में ऐसे भी महान राजा हुए हैं जैसे अशोक, जिन्होंने अपनी संस्कृति को शिलालेखों में लिखा, चट्टानों में लिखा, और खुद एक सम्राट होकर भी अन्य सम्राटों की तुलना में अधिक महान थे। उन्हीं सम्राटों के दौरान कई सम्राट हुए, जिसकी भारत में जीत, विजय, हार चलती रही, और भारतीय संस्कृति ने कई रूप बदले। अब नेक्स्ट आता है इसका भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति शुरू से ही असीम थी। अगर आप हमारे भारत के अतीत को जानना चाहते हैं तो हमारे महाकाव्यों में आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय राजा कितने
महान हुआ करते थे, कितने शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनका धीरे धीरे पतन हुआ। यूरोपीय आक्रमणकारी कई कारण हुए जिससे हमारा भारत पिछड़ा, परंतु धीरे धीरे भारत ने अपनी पहचान फिर से बनाई। नई तकनीकें आईं जिससे हमारी सेना को बल मिला, हमारा देश जो था उसका उत्थान हुआ। यहाँ तक कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मांड की, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की भी कोशिश की और हम भारतीयों ने उसे जाना। अपने साहसिक कार्यों से ही भारतीय संस्कृति को दूसरे देशों तक भी पहुंचाया गया। परंतु इस उत्थान के साथ साथ कई बुराइयों ने भी अपना असर दिखाया, जैसे मूर्ति पूजा हुई और भी बुराइयां थी जो भारत में बढ़ती चली गईं। परंतु समय के साथ साथ सब कुछ बदला और नए विचारों का भी उदय हुआ। अगला पार्ट है इसका भारत की तलाश। भारत के बारे में और उसके अतीत के बारे में जो लेखक हैं उनको ज्ञान पुस्तकों से, स्मारकों से, काव्यों से हुआ है। जहाँ वो जितनी जगह पर घूमे हैं वहाँ से उन्हें और ज़्यादा पता लगा है और नई ताकतों का उदय भी हुआ। वर्तमान जनता के बारे में उनकी भयंकर गरीबी, दुर्गति इत्यादि को देखा लेखक ने और इन सब का कारण उन्होंने जाना कि पिछले 200 सालों का जो हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन रहा उसने भारत की संस्कृति को, भारत के हालातों को और ज़्यादा काफ़ी हद तक दयनीय कर दिया। फिर भी भारतीय सभ्यता ख़त्म नहीं हुई। अगला आता है हमारा भारत माता। अब इसमें लेखक कहते हैं कि भारत का अभिप्राय क्या है, भारतीय जनता, और भारत का नाम ही है, भारत की जो जाति के संस्थापक हैं भरत, उनके नाम पर ही भारत का प्राचीन नाम है, सांस्कृतिक नाम है। इस पैराग्राफ में लेखक ने लिखा है कि भारतीय जनता जो कि किसान है, भारत की ज़्यादातर जनता किसान है, जिनकी समस्याएं हैं सभी की एक जैसी ही हैं, गरीबी, कर्ज, अपना स्वार्थ, जमींदार, भारी लगान, भूमि कर इत्यादि हैं। लेखक ने कई बार सुना कि भारत माता की जय, लेकिन लेखक इसमें कहते हैं कि किस भारत माता की जय। भारत माता क्या है? भारत माता क्या वो ज़मीन है जिसके अपने अपने हिस्से कर रखे हैं, या भारत माता वो जगह है जिस पर लोग अपने अधिकार जमाते हैं? क्या सभी ज़मीन को, टुकड़ों को लेकर ही भारत माता की जय कही जाती है? और अंत में जब लेखक इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उन्हें भारत की जो जनता है वही भारत माता दिखाई देती है। फिर आता है इसका भारत की विविधता और एकता। इस पूरे पैराग्राफ में भारत की जो विविधता है और उसकी एकता है उसके बारे में बताया गया है कि भारत भूमि जो है वो विविधताओं से भरी हुई है। हर कदम पर आपको विविधता देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपका उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की जगह हो। हर लोगों की भाषा अलग है, हर लोगों का कल्चर अलग है, हर लोगों के रीति रिवाज अलग हैं, यहाँ तक कि संस्कृति भी अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान देते हैं और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखते हैं। यही एक दूसरे के प्रति आदर की भावना को भारतीयों को सारी दुनिया से अलग करता है। और लास्ट पैराग्राफ है हमारा जन संस्कृति। भारतीय जनता हमेशा अपनी नज़र भविष्य पर रखती है और साथ में ही अपने अतीत को भी याद रखती है, अपने अतीत को भी अपने अंदर संजोए रखती है। लेखक कहते हैं फिर चाहे वो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, अगर पढ़े लिखे आदमी को हमारे महाकाव्यों के बारे में, हमारे अतीत के बारे में, हमारे भारत के इतिहास के बारे में ज्ञात है तो उतना ही ज्ञान जो है एक अनपढ़ आदमी भी अपने अंदर रखता है। एक अनपढ़ आदमी भी रामायण महाभारत को उतने ही अच्छे से, उतने ही चाव से और उतने ही अच्छे तरीके से याद रखता है जितना एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी। चाहे भारत में कितने ही भयानक युग बदले हों, चाहे कितनी ही मुसीबतें आई हो, भारतीय संस्कृति का चाहे कितना भी हुआस हुआ हो, लेकिन भारतीयों की सहन शक्ति और अच्छाई ही है जिसने सभी कष्ट सहकर, सभी दुखों को सहकर हमारी भारतीय संस्कृति को आज तक बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका लेसन नंबर 2 जो बहुत ही अच्छा है, जो भारतीय संस्कृति पर है कि कहाँ से
और कैसे भारतीय संस्कृति का उत्थान हुआ और कैसे वो चली, उसके साथ क्या हुआ और आज भी वो चल रही हैं। अभी इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन, हिमालय के संबंध में लेखक का क्या विचार है। दूसरा प्रश्न है, भारत की तलाश में लेखक ने क्या प्राप्त किया। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार भारत माता का स्वरूप कैसा है, कैसा था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारत की विविधता में एकता कैसे है। और इस पाठ का पांचवा प्रश्न है कि भारत की जन संस्कृति की झलक कैसे मिलती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं अगले लेसन की जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।